हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल EduLite ट्यूटोरियल पर। आज हम लोग बीपीएससी एई जनरल इंजीनियरिंग साइंस का पेपर 4 को एनालिसिस करेंगे। यह पेपर मार्च 2022 में हुआ था और हम लोग एनालिसिस में देखेंगे किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया था, जो आपके लिए हेल्पफुल होगा आने वाले एग्ज़ाम में, जैसे JSSC, JEE और बीपीएससी एई में। इसलिए आप वीडियो को पूरा अंत तक देखें। सबसे पहले आपको बता दूं कि यह पेपर 1 घंटे की थी और 50 क्वेश्चन पूछे गए थे और 100 मार्क्स के थे। मतलब एक क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स का था, तो 50 क्वेश्चन तो 100 मार्क्स हो गए। तो चलिए बिना वेस्टेज किए आपको पहला एनालिसिस, मैंने इस वीडियो में एनालिसिस किया हूँ तो आपको बता रहा हूँ कि इस एनालिसिस में सिविल से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, मैकेनिकल से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, इलेक्ट्रिकल से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। तो सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि सिविल में लगभग आपको 36 क्वेश्चन था। सिविल में आपको लगभग 36 क्वेश्चन पूछे गए थे इसमें, क्लियर है। और आपको इलेक्ट्रिकल में लगभग आपको 10 क्वेश्चन थे। तो ये मैंने एनालिसिस किया इस क्वेश्चन को, इसलिए मैं आपको पूरा ओवरव्यू पहले ही एनालिसिस करके बता दे रहा हूँ कौन सा ब्रांच से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। तो सिविल में आपके हो गए 36 क्वेश्चन, इलेक्ट्रिकल में 10 क्वेश्चन और मैकेनिकल में आपको लगभग आपका 4 क्वेश्चन थे। तो आपका हो गए 50 क्वेश्चन। तो ये ओवरऑल एनालिसिस है आपका इस पेपर का कि सिविल में कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, इलेक्ट्रिकल में कितने। अब चलिए हम लोग देखते हैं कौन कौन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे, क्लियर है। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए यहाँ पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द इफेक्ट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी वी मस्ट नो। पहला ऑप्शन देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, सेकेंड है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स, थर्ड है नेचर ऑफ द फोर्स, डेट इज वेदर द फोर्स इज पुश और पुल, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द एबव। तो ये पहला क्वेश्चन ही आपका सिविल से है। किससे है? सिविल से क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन सिविल से है और ये किसके बारे में पूछ रहा? फोर्स के बारे में पूछ रहा कि फोर्स को हम लोग मतलब क्या इसके बारे में बताना है। तो फोर्स अगर डिटरमाइन क्या करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स बताता है। किसी बॉडी पर फोर्स लग रहा है तो क्या बताता है कि कितना फोर्स लग रहा है, फिर किस डायरेक्शन में लग रहा है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स, ये भी सही है। थर्ड देखिए नेचर ऑफ द फोर्स, क्या फोर्स का नेचर क्या है, पुश है या पुल है, ये तीनों आपका फोर्स को डिटरमाइन करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कॉन्करेंट फोर्सेस आर दोज फोर्सेस हुज लाइन ऑफ एक्शन। पहला ऑप्शन देखिए ए, लाई ऑन द सेम लाइन। सेकेंड ऑप्शन देखिए मीट एट वन पॉइंट। ऑप्शन सी देखिए मीट एट ऑन द सेम प्लेन। ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कॉन्ग्रुएंट फोर्सेस क्या होता है। कॉन्ग्रुएंट फोर्सेस आपको अच्छा से बताते हैं, कॉन्ग्रुएंट फोर्सेस और कोलिनियर फोर्सेस, ये कोप्लेनर फोर्सेस, कॉन्ग्रुएंट फोर्सेस। पहले देखिए कोप्लेनर फोर्सेस क्या होता है कि लाइन ऑफ द एक्शन होता है लाई ऑन द सेम प्लेन। अगर सेम प्लेन पर लाई करता है उसको कोप्लेनर बोलते हैं। अगर कॉन्करेंट फोर्स क्या होता है कि फोर्सेस मीट एट वन पॉइंट, मतलब फोर्स जो होता है मीट एट वन पॉइंट, उसको बोलते हैं कॉन्करेंट फोर्सेस। लिख लीजिएगा, अगर नहीं जानते हैं तो इसको नोट करके लिख लीजिए। 6 तरह के फोर्सेस होते हैं। देखिए पहले कॉन्करेंट फोर्सेस लिखिए। कॉन्करेंट फोर्सेस में क्या होता है? फोर्सेस आपका लाई करता है, मतलब लाई नहीं मीट करता है ना। आपका किसका बारे में बता रहे हैं? कॉन्करेंट फोर्सेस के बारे में। कॉन्करेंट फोर्सेस को बोलते हैं मीट एट वन पॉइंट करता है, मीट करता है आपका मीट एट वन पॉइंट, क्लियर है, 1 पॉइंट। ये आपका किसका है? कॉन्करेंट फोर्सेस का। और कोप्लेनर फोर्सेस, कोप्लेनर के लिए कोप्लेनर फोर्सेस क्या होता है? कोप्लेनर फोर्सेस होता है लाइन ऑफ एक्शन या एक्सिस एक्शन लाई ऑन द सेम प्लेन। लिख लीजिएगा सेम प्लेन में, सेम प्लेन हो गया तो आपका हो गया कोप्लेनर फोर्सेस। और
कॉन्करेंट फोर्सेस क्या होता है, मीट एट वन पॉइंट पे, फोर्सेस मीट एट वन पॉइंट होता है। ये पहला हो गया कोप्लेनर फोर्सेस, दूसरा हो गया आपका कॉन्करेंट फोर्सेस, तीसरा होता है को फोर्सेस मतलब कॉन्करेंट फोर्सेस और कोप्लेनर फोर्सेस। तो कॉन्करेंट फोर्सेस क्या होगा, मीट एट फोर्सेस लाई ऑन दी वन पॉइंट, और कोप्लेनर में भी हो जाएगा लाई एट सेम प्लेन। तो ये हो गया तीसरा पॉइंट। चौथा होता है कोप्लेनर फोर्सेस और नॉन कोप्लेनर फोर्सेस, मतलब एक होता है कि कॉन्करेंट फोर्सेस भी है और एक नॉन कोप्लेनर फोर्सेस है। नॉन अगर जहाँ आ जाएगा तो ये लाई कर रहा है सेम प्लेन में, नॉन आ गया तो आपका हो जाएगा लाई नहीं करेगा। उसी तरह का कॉन्करेंट फोर्सेस में अगर नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस होता है, नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस क्या होता है कि लाई नहीं करता, मीट एट वन पॉइंट पर लाई नहीं करता है। तो ये ओवरऑल आपका है। तो इस ऑप्शन में देखिए आपको यहाँ पर दिया हुआ है आपका क्या है, कॉन्करेंट फोर्सेस के बारे में बताना है। तो मैं पूरा ओवरऑल डिटेल बता दिया। कॉन्करेंट फोर्सेस क्या बोले, अभी जस्ट बताया कि मीट एट वन पॉइंट में करता है। और यहाँ देखिए मीट ऑन सेम प्लेन है, ये किसका हो जाएगा, मीट एट सेम प्लेन कोप्लेनर के लिए हो गया। क्लियर है। देखिए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा आपका बी, मीट एट वन पॉइंट, क्या कि कॉन्करेंट फोर्सेस के बारे में पूछा गया है। अगर यही अगर कोप्लेनर के बारे में बोलता तो ये वाला आंसर होता, मीट एट सेम प्लेन, कोप्लेनर के लिए है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। अ बॉडी स्टार्ट टू स्लाइड ओवर हॉरिजेंटल सरफेस with an initial velocity of 0.2 meter per second due to friction. Its velocity decreases at the rate of 0.02 meter per second. How much time will it take for the body to stop? पहला ऑप्शन है 10 सेकेंड, सेकेंड ऑप्शन है 15 सेकेंड, थर्ड ऑप्शन है 1 सेकेंड और फोर्थ ऑप्शन है 5 सेकेंड। ये भी आपका कौन सा है, फ्रिक्शन से रिलेटेड है, तो ये भी सिविल का क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन भी आपका कोप्लेनर और कॉन्करेंट फोर्सेस, वो भी आपका सिविल से क्वेश्चन है। तो अभी तक 3 क्वेश्चन हम लोग सिविल से देखे हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फ्लोइंग डू नॉट हैव आइडेंटिकल डायमेंशन। तो ये भी आपका डायमेंशन से रिलेटेड पूछ दिया है, तो इसका सही आंसर बताइए क्या होगा। यहाँ क्या बोला, विच ऑफ द फ्लोइंग नोट पूछा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, नोट बोला गया है, नोट पूछा गया है। ठीक है, यहाँ नोट पूछा गया है, तो इसको ध्यान दीजिएगा, नोट्स है। तो नोट पूछा है तो कौन सा आइडेंटिकल डायमेंशन नहीं है। देखिए मोमेंटम एंड इम्पल्स, ये दोनों आपका सेम डायमेंशन है। मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम आपका हो जाएगा एम इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी, और इम्पल्स क्या हो जाता है, फोर्स इंटू टी मतलब सेकेंड। तो इसका डायमेंशन फोर्स का क्या होता है, फोर्स का क्या होता है, इसी तरह निकालना होगा। एक बता दे रहे हैं, एम एल टी माइनस 2 हो जाता है आपका फोर्स का, और सेकेंड है इंटू टी हो जाएगा, इंटू टी, क्या कि टाइम है ना, मतलब कि टी क्या है, टाइम है। तो टी और ये कैंसिल हो जाएगा, आपका आ जाएगा क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा 1, आपका पावर आ जाएगा, ये आपका 1 आ जाएगा, एम एल टी आ जाएगा किसका, इम्पल्स का। तो यहाँ आपको सॉल्व करना होगा, ये सब निकालना पड़ेगा आपको। यहाँ 1 आ गया, ठीक है, ये आ गया किसका, आ गया इम्पल्स का। अब इसका देखते हैं मोमेंटम का एम, मास, तो मास तो एम हो गया। अब वेलोसिटी क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है, तो मीटर क्या होता है, एल लेंथ होता है, और पर सेकेंड तो टी माइनस 1 हो जाएगा। तो देखिए दोनों का ये डायमेंशन देखिए, ये आपका मोमेंटम का डायमेंशन और ये इम्पल्स का डायमेंशन, ये मोमेंटम इम्पल्स का डायमेंशन सेम आ रहा है, एम एल टी माइनस 1, एम एल टी माइनस 1। तो यहाँ पर नोट पूछा गया, ये ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में, नोट, तो ये भी सही है। उसी तरह आप टॉर्क का निकाल लीजिएगा, टॉर्क का निकाल लीजिएगा। टॉर्क में क्या है, टॉर्क का फॉर्मूला जानते हैं किस तरह का होता है, टॉर्क का होता है फोर्स इंटू आर, मतलब टॉर्क का हो गया फोर्स इंटू आर, ठीक है। और एनर्जी का जानते हैं कि एनर्जी क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का अभी जस्ट बताएं, एम एल टी माइनस 2, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, लेंथ में होता है इंटू एल, तो एल स्क्वायर, तो एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 एनर्जी का हो गया, और फोर्स इंटू आर कीजिएगा तो सेम डायमेंशन आ जाएगा। तो ये भी आपका सेम आ जा रहा है, यहाँ नोट पूछा तो ये दोनों तो ऑप्शन नहीं होगा। इसी तरह एनर्जी देखिए, यहाँ भी एनर्जी है, यहाँ भी एनर्जी है, तो दोनों का सेम डायमेंशन हो जाएगा। बच गया कौन सा, लास्ट ऑप्शन, मूवमेंट ऑफ फोर्स एंड एंगुलर मोमेंटम, इस दोनों का
डायमेंशन इक्वल नहीं आता है, अलग अलग आता है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? डी। मैंने पूरा डिटेल आपको बता दिया, इसी तरह का आपको सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि ये यूनिट डायमेंशन से क्वेश्चन है। ये भी आपका कौन सा टॉपिक से था? सिविल से क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, एनालिसिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 किससे पूछा गया है? क्वेश्चन 5 देखिए आपका, ये भी आपका सिविल से है, ये आपका सिविल से है। क्या पूछा है? द टोटल स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी इज टर्म एज, मतलब टोटल स्ट्रेन एनर्जी स्टोर करते हैं उसको, इस बॉडी को उस क्या बोलते हैं? मतलब टोटल स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी, बॉडी में जो टोटल स्ट्रेन एनर्जी स्टोर करते हैं उसको क्या बोलते हैं? रेजिलेंस, प्रूफ रेजिलेंस, इम्पैक्ट एनर्जी, अ मॉडल ऑफ रेजिलेंस। तो आपको बता दें इसका फॉर्मूला होता है कि टोटल स्ट्रेन एनर्जी स्टोर करते हैं इन अ बॉडी, इसको बोलते हैं हम लोग रेजिलेंस बोलते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा? रेजिलेंस। और प्रूफ रेजिलेंस क्या होता है? प्रूफ रेजिलेंस मैक्सिमम स्ट्रेन, इसका भी डिफाइन कर देते हैं। यहाँ देखिए सबके बारे में आपको बता दें, क्योंकि एग्ज़ाम में हो सकता है इस बार प्रूफ रेजिलेंस पूछ दिया जाए, इसी के लिए आपको पूरा पता होना चाहिए। मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी, मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी, ये आपका आ गया प्रूफ रेजिलेंस का डिफाइन है। जहाँ मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी आ जाएगा तो प्रूफ रेजिलेंस, और टोटल आ गया, टोटल स्ट्रेन एनर्जी के बाद किया जाएगा तो रेजिलेंस। अब क्या होता है? मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस। मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस क्या होता है? इसको भी देख लीजिए। मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस क्या होता है? मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस होता है कि प्रूफ रेजिलेंस पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब प्रूफ रेजिलेंस पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, ये आपका मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस हो गया। तो ये आपको सारे ऑप्शन के बारे में बता दिए। अगर नहीं पता है तो अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ नॉट अ सर्वेइंग इक्विपमेंट। देखिए ये भी आपका किससे टॉपिक है? ये सिविल से, ये सिविल से, पहला भी सिविल से, ये भी सिविल से था। अब देखिए इसमें क्या पूछ रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ नॉट अ सर्वेइंग इक्विपमेंट। कौन सा सर्वेइंग इक्विपमेंट नहीं है? तो थियोडोलाइट, और ये आपका सर्वेइंग का है। ठीक है, लेवलिंग भी जो करते हैं हम लोग, ये सर्वेइंग का इक्विपमेंट है। और ये क्लिनोमीटर जो है आपका, वो भी आपका सर्वेइंग का है। कौन सा नहीं है? पिटोट ट्यूब। पिटोट ट्यूब कहाँ यूज़ करते हैं? ये आपका फ्लूइड में यूज़ करते हैं, फ्लूइड में। तो ये आपका सर्वेइंग का पार्ट नहीं है पिटोट ट्यूब, समझे? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, पिटोट ट्यूब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 क्वेश्चन तक अभी तक पूरा सिविल का क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन नंबर 5 आपका जो दिख रहा है, ये आपका क्वेश्चन 6 सर्वेइंग का था, और क्वेश्चन 5 आपका टोटल स्ट्रेन एनर्जी के बारे में मैकेनिकल वाले क्वेश्चन से पूछा गया था, प्रूफ रेजिलेंस वाले। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए कि द डिश ऑफ सप्लाई एनर्जी मीटर इज मेड ऑफ विच मटेरियल। तो डिश ऑफ सप्लाई एनर्जी मीटर है, किसका बना हुआ रहता है? तो ये हम लोग जानते हैं एल्युमिनियम का बना हुआ रहता है। ये किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है? ये आपका इलेक्ट्रिकल से है। ये एनर्जी मीटर के बारे में पूछा गया। एनर्जी मीटर किस में आ जाता है? मेजरमेंट में आ जाता है। इलेक्ट्रिकल का आपका मेजरमेंट का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका सही आंसर एल्युमिनियम हो जाएगा। एल्युमिनियम रहता है, डिश जो बना हुआ रहता है एनर्जी मीटर में, वो एल्युमिनियम का रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू फॉर गिवन स्टेटमेंट फॉर फ्लैटनेस टेस्टिंग। स्टेटमेंट 1 है आपका, स्ट्रेट एजेस कैन बी यूज टू चेक फ्लैटनेस, सही है। सेकेंड ऑप्शन देखिए स्टेटमेंट 2 भी, सिंगल इंडेड स्ट्रेट एज कैन बी यूज टू डिटरमाइन फ्लैटनेस ऑफ द सरफेस, ये भी सही है। मतलब ऑप्शन ए आपका सही है कि ट्रू सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। ये भी सिविल से क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए। द सप्लाई टू द मेगर इज गिवन बाई। सप्लाई टू द मेगर, ये देखिए किसका क्वेश्चन है? मेगर। ये भी मेजरमेंट का क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिकल ब्रांच से है। तो ये आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? मेगर की सप्लाई देते हैं, मतलब मेगर में सप्लाई इनपुट क्या रहता है? परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर रहता है, परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर जो हम लोग सप्लाई देते हैं मेगर में। तो ऑप्शन सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर सीक्वेंस। ये प्रॉपर सीक्वेंस बताना आपको। तो सबसे पहला ये किस टॉपिक से क्वेश्चन है? ये प्रोपोर्शनल लिमिट, इलास्टिक लिमिट, ये आपका स्ट्रेस स्ट्रेन वाला क्वेश्चन है। ये भी आपका सिविल में ही आता है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा? सबसे पहले देखिए, ये
इस तरह का ग्राफ देखे होंगे ना, इस तरह का यील्डिंग पॉइंट करके ऐसे इस तरह का बनता है। तो यहाँ पर जो पॉइंट रहता है ये आपका क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट, ठीक है। फिर यहाँ जो ये पॉइंट आता है, यहाँ ये इलास्टिक और यील्डिंग बाद वाला यील्डिंग होता है, फिर लास्ट में फेलियर होता है। तो ये ग्राफ आपको देख लेना होगा स्ट्रेस बाय स्ट्रेन का, ठीक है। स्ट्रेस बाय स्ट्रेन का ग्राफ देखिएगा तो आपका सही हो जाएगा। तो सबसे पहला क्या आता है, सबसे पहला आएगा प्रोपोर्शनल लिमिट आएगा, फिर इलास्टिक आएगा, फिर आपका इसके बाद आपका इलास्टिक लिमिट के बाद यील्डिंग आएगा, फिर लास्ट में फेलियर होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा, ए, ऑप्शन ए। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर देखिए। इन अ सिमेट्रिकल बीम सेक्शन द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इज इन दी, किस में रहता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सेंट्रोइड एक्सिस फाइबर, सेंट्रोइड एक्सिस फाइबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12, ये भी सिविल का था। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू डैश ऑफ द मोहर साइकिल। जो मोहर साइकिल के बारे में पढ़ना होगा, आप मोहर साइकिल से बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। पिछला बार आपको 3-4 क्वेश्चन मोहर साइकिल के बारे में क्वेश्चन पूछ दिया गया था लाइन से, तो मोहर साइकिल के बारे में देख लीजिएगा। चलिए क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, ये भी सिविल का क्वेश्चन है। ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का मतलब जो टॉपिक है सिविल में, उस स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़िएगा तो उसमें आपको मोहर साइकिल दिख जाएगा, वहाँ से टॉपिक पूछा गया। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इक्वल टू रेडियस ऑफ द मोहर साइकिल होता है। ये डायरेक्ट वन लाइनर बुक में दिया हुआ, खुरमी पढ़िएगा ना, उसमें डायरेक्ट लिखा हुआ थी मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द मोहर साइकिल। और ये क्वेश्चन भी आप खुरमी बनाइएगा, RS खुरमी सिविल का, तो उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन ही आपको मिल जाएगा ये डायरेक्ट। तो आपको क्लियर हो जाएगा। आंसर क्या है, ए नंबर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। देखिए ये भी आपका सेम लाइन से क्वेश्चन पूछा गया, ये भी आपको वहीं से क्वेश्चन टॉपिक पूछा, सिविल का ही है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का है। स्ट्रेस इंड्यूस इन अ बॉडी व्हेन सडनली लोडेड इज डैश द स्ट्रेस इंड्यूस व्हेन द सेम लोड इज अप्लाइड ग्रेजुअली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा, ट्वाइस हो जाता है। ट्वाइस द स्ट्रेस इंड्यूस व्हेन द सेम लोड इज अप्लाइड ग्रेजुअली होता है। यहीं पर यहाँ स्ट्रेस का जगह स्ट्रेन लिख दिया जाएगा ना, तो स्ट्रेस अगर स्ट्रेन लिख देगा तो 4 टाइम्स, ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको क्वेश्चन में फंसा सकता है। ये सिविल का क्वेश्चन है। यहाँ देखिए, यहाँ स्ट्रेस इंड्यूस किया गया ना, तो यहाँ इसका सही आंसर पहले बता देते हैं कि सी है, ट्वाइस होता है। ट्वाइस स्ट्रेस इंड्यूस व्हेन दी सेम लोड इज अप्लाइड ग्रेजुअली। अगर यहाँ पर क्वेश्चन में स्ट्रेस का सेम रहेगा, द स्ट्रेस इंड्यूस इन अ बॉडी व्हेन सडनली लोडेड इज डैश द स्ट्रेन इंड्यूस व्हेन दी, यहाँ स्ट्रेस का जगह स्ट्रेन आ जाएगा तो 4 टाइम्स हो जाता है। तो ये ध्यान दीजिएगा, 4 टाइम्स कब होता है और ट्वाइस कब होता है। तो आपको दोनों क्वेश्चन आपको इसी में बता दिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। देखिए मैं इस वीडियो में पूरा एनालिसिस करके बता रहा हूँ कि किस टॉपिक से क्वेश्चन आया गया, और एक्स्ट्रा फैक्ट भी बता दे रहा हूँ कि आपको आगे एग्जाम में हेल्पफुल हो जाए। चलिए क्वेश्चन 14 देखते हैं। द लेंथ ऑफ द effective length of column of length L fixed against rotation and translation at one end and free at the other end। तो ये भी आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल क्वेश्चन है। इसमें फिक्स्ड लेंथ है, एक तरफ फिक्स कर देता है, एक तरफ मूविंग होता है, या दोनों तरफ फिक्स्ड होता है। ये क्वेश्चन आपको अरे ये जो ऑप्शन दे रहा है इस सारे को जानना जरूरी है। तो पहला ऑप्शन को हम इसका सही आंसर बता देते हैं। सबसे पहला इसका सही आंसर है आपका 2L। कौन सा हो जाएगा, इसका सही आंसर है 2L, ठीक है। ये 2L होता है। इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम लेंथ L फिक्स्ड अगेंस्ट रोटेशन एंड ट्रांसलेशन एट वन एंड, एक जगह फिक्स्ड रहता है एंड फ्री इज द अदर। यहाँ इस क्वेश्चन में एक एंड को फिक्स कर दे रहा है, यहाँ जो है ना ये इसको फिक्स्ड कर दिए हम लोग, एक इंड को फिक्स्ड कर दिया गया है इस क्वेश्चन में। इसको हम लोग सेकेंड इंड जो होता है वो फ्री इंड है, मतलब घूमने वाला है। तो इसमें आपका इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम जो होता है ना उसके बारे में पूछ रहा है कितना होता है, तो 12 के बराबर होता है। तो ये क्लियर हो गया इसका सही आंसर। चलिए अब ऑप्शन को देखते हैं हम लोग, सारे ऑप्शन को देखते हैं। देखिए ऑप्शन 0.5 जो दिया हुआ है ये इसके बारे में बताते हैं। 0.5L कब होता है, ये बोथ इंड फिक्स्ड रहेगा। जब इसको लिख देते हैं हम लोग, बोथ इंड फिक्स्ड होगा, बोथ इंड फिक्स्ड, तब होगा 0.5L। क्लियर है। सारे ऑप्शन को देख रहे हैं हम लोग। सेकेंड देखिए 0.7 के बारे में देखते हैं। 0.7L कब होगा, ये होगा वन इंड फिक्स अदर इंड हिंज। एक इंड को फिक्स कर देते हैं, यहाँ लिख लीजिए वन इंड फिक्स होगा, वन इंड फिक्स
वन इन फिक्स हो गया, अदर हिंज रहेगा, अदर जो होगा वो हिंज रहेगा, HINGED, ठीक है, अदर को हिंज कर दिया जाता है, क्लियर है। और 1.414L कब होगा, बोथ इन हिंज, ये दोनों में आपका हिंज रहेगा, बोथ इन हिंज। तो आपको सारा ऑप्शन को क्लियर करेगा, बोथ इन हिंज। हिंज रहेगा, ठीक है। तो ये आपको पूरा अच्छे से बता दिए कब कब कौन कौन ऑप्शन। देखिए 2L कब होगा, 2L होगा कि वन इन फिक्स रहेगा, अदर इन फ्री रहेगा। 0.5L कब होगा, जब बोथ इन फिक्स होगा, दोनों इन को फिक्स कर दिया जाएगा तो 0.5L होगा। यही क्वेश्चन को देखिए किस तरह का घुमा सकता है इस पूरा। देखिए ये जो लाइन लिखा गया है ना यहाँ पर, L फिक्स अगेन रोटेशन एंड ट्रांसलेशन एट वन इन एंड अदर इन फ्री, ये जो लाइन लिखा है ना, यहीं पे क्वेश्चन पूछ देगा कि यहाँ पर लिख देगा बोथ इन फिक्स, तो बोथ इन फिक्स हो जाएगा तो 0.5L मारिएगा। अगर यहीं पे लिख देगा आपका वन इन फिक्स रहेगा अदर हिंज, तो 0.7L मारिएगा। अब फिर अगर वही क्वेश्चन को हम लोग लिख देगा बोथ इन हिंज, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1.414L। तो ये आपको ओवरऑल पूरा डिटेल बता दिए हैं, तो इससे क्वेश्चन छूटेगा नहीं है, अगर एग्ज़ाम में आएगा तो इससे क्वेश्चन छूटेगा नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। देखिए पूरा एनालिसिस करके लाया हूँ कि आपको कुछ दिक्कत नहीं हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। सिलेंडरनेस रेशियो इज़ द रेशियो ऑफ इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम एंड। देखिए ये सिलेंडरनेस के रेशियो पूछा है, ये भी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का ही क्वेश्चन है, आपको पढ़िएगा तो वहाँ मिल जाएगा। चलिए इसके बारे में आपको बताते हैं क्या होता है। सिलेंडरलेस जो होता है आपका, इसका सही आंसर है आपका लीस्ट रेडियस ऑफ गाइग्रेशन ऑफ कॉलम के बराबर होता है। सही आंसर आपका ये इस सिविल का क्वेश्चन है। सिलेंडर रेशियो क्या होता है, लीस्ट रेडियस ऑफ गाइग्रेशन ऑफ कॉलम होता है, ठीक है। ये भी आपको एक बता देता हूँ, इसका क्या होता है, L/K होता है, L/K ग्रेटर देन 80 अगर रहता है, L/K सिलेंडर रेशियो ग्रेटर देन 80 हो जाएगा तो ये लॉन्ग कॉलम को बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, अगर ये दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में L/K ग्रेटर देन 80, तो यहाँ पर लॉन्ग कॉलम बोलते हैं, ठीक है, लॉन्ग कॉलम। अगर यहीं पर L/K लेस देन रहता, अगर यहाँ पर L/K लेस देन 80 रहता, लेस देन 80, तो यहाँ पर शॉर्ट कॉलम हो जाता। समझ रहे हैं। तो आपको ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है सिलेंडर रेशियो से। L/K क्या होता है, ग्रेटर देन 80 रहा है तो लॉन्ग कॉलम, और लेस देन 80 रहा तो शॉर्ट कॉलम, तो ये नोट कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं हम लोग। लाइम हैज़ बीन कन्वेंशनली क्लासीफाइड इनटू हाउ मेनी टाइप। लाइम जो है कितने तरह का क्लासीफाई किया जाता है, लाइम जो है 3 तरह का क्लासीफाई रहता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये आपका हो जाएगा किस क्वेश्चन का, ये आपका बिल्डिंग मटेरियल जो टॉपिक उससे क्वेश्चन पूछेगा। ये भी सिविल का क्वेश्चन देख रहे हैं ना, पूरा सिविल का क्वेश्चन मैक्सिमम भरा हुआ। 36 क्वेश्चन पहले ही बता दिए कि 36 क्वेश्चन सिविल का है, तो वेटेज आप सिविल को ज़्यादा दीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लाइटेस्ट अमंग द फॉलोइंग। सबसे हल्का कौन सा होता है, तो सबसे हल्का आपका अल्मुनियम, सबसे हल्का आपका, इसका सही आंसर है बी, अल्मुनियम होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज हाईली प्रोन टू कोरोजन। कोरोजन में सबसे मतलब क्या कौन रहता है, सबसे ज़्यादा क्या होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। देख लीजिए ऑप्शन डी है आपका, जिंक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जिंक। ये आपका हो गया क्लियर। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, स्टील विथ डैश कार्बन इज नोन एज हाइपोथेटिकल स्टील। तो इसका सही यहाँ पर देखिए हाइपो है ना, हाइपोस्टेटिक, हाइपो का मतलब लेस देन होता है, तो जहाँ भी अगर दिख जाए तो बिलो 0.8 आंसर इसका सही आंसर हो जाएगा। ये भी सिविल का, अगर नहीं जानते, अगर इलेक्ट्रिकल है तो यहाँ से भी गेस कर सकते हैं, तो आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। दी पार्टिकुलर टास्क परफॉर्मेंस इन CPM इज नॉन एज। देखिए ये किससे क्वेश्चन पूछा गया, CPM पट से क्वेश्चन पूछा गया। एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन CPM पट से पूछता ही है, तो इसके बारे में देखते हैं हम लोग। CPM पट के बारे में थोड़ा सा इसके एनालिसिस कर देता बता देता हूँ क्या होता है। CPM इसका सही आंसर पहले देखिए, सिविल से क्वेश्चन है, इसका सही आंसर बता देते हैं। CPM इज नॉन एज एक्टिविटी बोलते हैं हम लोग CPM। मान लीजिए यहाँ पर हम लोग को नहीं आता है, अगर जो सिविल स्टूडेंट नहीं है उसके लिए बता रहे हैं कि देखिए ट्रिक बता देते हैं कि याद करने का। CPM, ठीक है, कौन सा एक्टिविटी होता है, कौन सा इवेंट होता है, इसके लिए बता दे रहे हैं। तो दूसरा है पट,
PERT। देखिए इसमें ई कहीं दिख रहा नहीं दिख रहा, CPM में ई नहीं दिख रहा, PERT में देखिए ई दिख रहा। ई का मतलब हो गया इवेंट, मान लीजिए इवेंट। तो अगर PERT किसका देगा, अगर यहाँ पूछ देता PERT के बारे में पूछता तो हम लोग इवेंट मारते हैं। यहाँ CPM पूछा गया है, ये आपका एक्टिविटी देता है। तो ये आपका ट्रिक बना सकते हैं अपने आप, अगर जो सिविल स्टूडेंट नहीं है तो आपको दोनों तरह बता दें कि CPM क्या होता है, एक्टिविटी होता है, और PERT क्या होता है, इवेंट होता है। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर दैट कैन अफेक्ट द एक्यूरेसी एंड इफिशिएंसी ऑफ एस्टीमेट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, सही आंसर है डिग्री ऑफ स्ट्रक्चरल आंसर, ये हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्रिटिकल पाथ दे दिया, क्रिटिकल पाथ। तो क्रिटिकल पाथ क्या होगा, क्रिटिकल पाथ आपका इसका देखिए क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 22 द क्रिटिकल पाथ। ऑप्शन देखिए, पहला है कि इज़ अ पाथ दैट ऑपरेट फ्रॉम द स्टार्टिंग नोड टू द एंड नोड। सेकेंड इज़ अ मिक्सचर ऑफ ऑल पाथ, इज़ द लॉन्गेस्ट पाथ। ऑप्शन डी है इज़ द शॉर्टेस्ट पाथ। इसका सही आ जाएगा आपका 22 का, ये भी सिविल का क्वेश्चन है आपका। इसका सही आंसर आप हो जाएगा लॉन्गेस्ट पाथ होता है। क्रिटिकल पाथ क्या होता है, एक लॉन्गेस्ट पाथ के लिए होता है। सही आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, एन डैश इज द ओल्डेस्ट टाइप ऑफ मशीन विच रिमूव्स अर्थ। इसका सही आंसर हो जाएगा एक्सकवेटर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, ये भी सिविल का था। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, वाइल शेड्यूलिंग अ प्रोजेक्ट बाय CPM। इसका सही आंसर हो जाएगा, देख लीजिए, ऑल ऑफ दी एबव। सही आंसर है ऑल ऑफ दी एबव। ये सब पूरा सिविल का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, द फ्रिक्शन फैक्टर ऑफ लेमिनर फ्लो इज गिवन बाय। ये आपका किसका आ गया, इरिगेशन से आ गया, इरिगेशन का क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 64/RE। सिविल का क्वेश्चन है, मैक्सिमम सिविल का क्वेश्चन है, इसी के लिए आप बढ़िया सिविल का टॉपिक को पढ़ के जाइए सारे। देखिए 26 क्वेश्चन, द फ्लो ऑफ अ फ्लूइड विल बी लेमिनर व्हेन। ऑप्शन है रिनॉल्ड नंबर इज लेस देन 2000, द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इज लो। ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी और नन ऑफ द अबव। जो फ्लो ऑफ फ्लूइड होता है लेमिनर में वो दोनों होता है, रिनॉल्ड नंबर लेस देन 2000 भी होता है और आपका डेंसिटी ऑफ फ्लूइड लो भी होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 27 देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस आर ट्रू फ्रॉम बर्नौली इक्वेशन। पहला देखिए बर्नौली के इक्वेशन के बारे में पूछा गया, फ्लूइड से पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो बर्नौली के बारे में देखिए, इसका पहला ऑप्शन है बर्नौली प्रिंसिपल इज अप्लीकेबल to ideal incompressible fluid. Second option है the gravity force and pressure force are only considered in Bernoulli principle. Option 3 है the flow of fluid is rotational for Bernoulli principle. Option D है the heat transfer into or out of fluid should be zero to apply Bernoulli principle. तो इसका सही आंसर है ये बर्नौली का इक्वेशन के लिए सारा ऑप्शन सही है, A 1 2 3 4। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर। ये भी सिविल का था, फ्लूइड मैकेनिक्स से क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, मोहर साइकिल। देखिए आपको पहले ही बताया था मोहर साइकिल पढ़ के जाएगा, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में दिया हुआ है। देखिए मोहर साइकिल के बारे में दिया पूरा डिफाइन। तो मोहर साइकिल इज यूज टू डिटरमाइन द स्ट्रेसेस और द ऑब्लिंग सेक्शन ऑफ अ बॉडी सब्जेक्टेड टू। पहला ऑप्शन देखिए, डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस in one plane accompanied by a shear stress. Second option, direct tensile stress in two mutually perpendicular direction. Option C है direct tensile stress in two mutually perpendicular direction accompanied by a simple shear stress। तो इसका सारा सही आंसर हो जाएगा, सारा आपका ये जो दिया हुआ ये मोटर साइकिल के अंडर में आता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, द इमिसिव पावर ऑफ ग्रे बॉडी इज लेस देन द इमिसिव पावर ऑफ द ब्लैक बॉडी होता है। तो सही आंसर है ए, ऑप्शन ए। इमिसिव पावर ग्रे बॉडी का हमेशा लेस देन द इमिसिव पावर ऑफ द ब्लैक बॉडी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, दी ऑब्जर्वेटिव ऑफ ब्लैक बॉडी। ये तो आपको पता है ऑब्जर्वेटिव जो ब्लैक बॉडी को सबसे ज़्यादा होता है वो कितना होता है, ये 1 के बराबर होता है।
A1, इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर देखिए 31 में क्या है, दी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज अ लॉ। देखिए यहाँ क्वेश्चन आ गया, किससे आ गया, मैकेनिकल ब्रांच से क्वेश्चन आ गया थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। तो थर्मोडायनेमिक्स पढ़ के जाइएगा, क्वेश्चन पूछ। तो फर्स्ट लॉ क्या डिटरमाइन करता है, फर्स्ट लॉ आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसका सही आंसर हो जाएगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। चलिए आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि फर्स्ट लॉ तो थर्मोडायनेमिक्स कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी दे दिया, तो जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या डिटरमाइन करता है, जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कमेंट कीजिएगा। चलिए मैं अभी बता देता हूँ और कमेंट देखिएगा, कमेंट जो किए हैं वो सही है कि नहीं है। पॉज कर लीजिए वीडियो, उसके बाद मेरा आंसर मिला लीजिएगा। जीरो जो लॉ होता है ना, जीरो लॉ आपका टेम्परेचर को डिटरमाइन करता है, किसको, टेम्परेचर को, ठीक है, टेम्परेचर याद रखिएगा, जीरो लॉ टेम्परेचर का। फर्स्ट लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो चलिए ठीक है, सेकेंड लॉ बता दीजिए, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये आपको कमेंट करना है। सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ कमेंट करके बताइएगा क्या डिटरमाइन करता है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो मैं इसका आंसर अभी नहीं बता रहा हूँ, क्या कि आप कमेंट कीजिए। जीरो लॉ का बता दिया, टेम्परेचर डिटरमाइन करता है। फर्स्ट लॉ आपका है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या डिटरमाइन करता है वो आपको बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। If radiant energy EV emitted by the black surface strike the non-black surface, and if a non-black surface has a observability alpha, then will observe how much radiation। तो इसका सही आंसर है, ये आपका ब्लैक बॉडी से रिलेटेड क्वेश्चन है, ऑब्जर्वेबिलिटी और इमिसिविटी से। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, डायरेक्ट अल्फा EV। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी देखिए थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन, ये भी आपका थर्मोडायनेमिक्स से मैकेनिकल ब्रांच से क्वेश्चन। ऑटो साइकिल के बारे में पूछा गया है। ऑटो साइकिल इज़ एन एयर स्टैंडर्ड साइकिल ऑफ क्या, ये किससे है, मैकेनिकल ब्रांच से है। तो मैं लिख देता हूँ साइड में कि कौन सा ब्रांच से, मैकेनिकल का है। तो ऑटो साइकिल क्या एयर करता है वो आपको बताना है। ऑटो साइकिल इज़ एयर स्टैंडर्ड साइकिल क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन स्पार्क इंजन, ऑप्शन ए, ठीक है। ऑटो साइकिल जहाँ भी आ जाए तो स्पार्क इंजन, अगर डीजल साइकिल आ जाए तो कंप्रेशन इग्निशन, क्या ये आपको डीजल के लिए, डीजल साइकिल। अब ये आप कमेंट करके बताइए कि ऑटो साइकिल आपका प्रेशर कांस्टेंट होता है या वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, और डीजल साइकिल से कौन कांस्टेंट होता है वो आप कमेंट करना है। कमेंट करके बताइए कि डीजल साइकिल और ऑटो साइकिल के बारे में कौन कांस्टेंट है, प्रेशर या वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, वो आपको कमेंट करना है। चलिए कमेंट करके बताइए, मैं आपको बता देता हूँ। वैसे ऑटो साइकिल है ना, तो ऑटो साइकिल में कौन सा कांस्टेंट होता है वो आपको बताता हूँ। ऑटो साइकिल में आपका हो जाएगा, ऑटो साइकिल का इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए एक मिनट, देखिए ऑटो है और यहाँ किसका बता रहे हैं, डीजल। तो ऑटो है तो इसमें कांस्टेंट आपका हो जाएगा वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, ठीक है, ऑटो साइकिल में। और डीजल साइकिल है, डीजल साइकिल में आपका प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो आपको डाउट नहीं हो तो एक ट्रिक बता सकता हूँ आपको। देखिए ऑटो है तो ओ, और डीजल में डी, तो कौन पहले आता है, ओ या डी में पहले कौन आता है, ओ आता है। और यहाँ देखिए वॉल्यूम और प्रेशर में कौन पहले आता है, वी, पी में कौन सा, वी आता है। तो आपका कभी भी डाउट नहीं हो सकता, हमेशा कन्फ्यूजन में रहता है कि कौन पहले आता है, मतलब जैसे ऑटो में प्रेशर कांस्टेंट होता है कि वॉल्यूम कांस्टेंट, ये हमेशा डाउट होता है। ये मतलब जो मैकेनिकल ब्रांच, सिविल ब्रांच नहीं है उसके लिए बता रहा हूँ। तो इसमें देखिए ऑटो है, डीजल साइकिल, तो ऑटो में 15 नंबर पर आता है, और डीजल क्या डी है, तो पहला वर्ड 4 वर्ड में है, तो पहले कौन सा आया, पहले डी आया। और यहाँ देखिए प्रेशर और वॉल्यूम में कौन पहले आया, पी आया, तो प्रेशर पहले आया तो ये डीजल साइकिल हो जाएगा, और वॉल्यूम किस में हो जाएगा, ऑटो साइकिल में। उसी तरह SI और CI में देखिए एस 19 नंबर पर आता है, सी कितना 3 है, तो SI इंजन किस में आ जाएगा, SI इंजन ऑटो वाला में आ जाएगा, और CI किस में आ जाएगा, डीजल इंजन। तो ये आपको ट्रिक बताएंगे याद करने के तरीका, कन्फ्यूजन क्लियर करने के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम बताते हैं। कैसा लगा मेरा ट्रिक, वो किस तरह का ट्रिक बताएं वो आपको कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, बताइएगा आपको हेल्पफुल हो रहा है कि नहीं याद करने में। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। हाउ इज़ द हीट एडेड इन द डीजल साइकिल।
तो ऑप्शन देखिए, अब देखिए यहाँ पर आ गया ना, आपको अभी बताया डीजल साइकिल में अभी बताया क्या कांस्टेंट होता है, प्रेशर या वॉल्यूम। अब डाउट होगा नहीं, तुरंत आप बता दीजिएगा प्रेशर कांस्टेंट होता है, क्या कि डी और पी पहले हो गया और ओ और भी मतलब बाद में, ओ भी बाद में है डीजल से, और प्रेशर भी मतलब वॉल्यूम भी पी से ज़्यादा होता है। तो आपको ऑटो साइकिल में वॉल्यूम हो जाएगा और डीजल में कौन सा हो जाएगा, कांस्टेंट प्रेशर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर, रिवर्सिबल होता है एट ए कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, ये ट्रिक आपको बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं। विच टाइप ऑफ टर्बाइन इज़ अ फ्रांसीसिस टर्बाइन। फ्रांसीसिस टर्बाइन के बारे में बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रांसीसिस टर्बाइन क्या होता है, आपका रिएक्शन टर्बाइन होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, रिएक्शन टर्बाइन। फ्रांसिस टर्बाइन देखिए दो तरह का टर्बाइन होगा, रिएक्शन टर्बाइन होता है, इम्पल्स टर्बाइन होता है। तो इम्पल्स टर्बाइन किस में देता है, पेल्टन के लिए देता है। पेल्टन जो व्हील होता है, जो पेल्टन टर्बाइन होता है उसके लिए होता है। ठीक है, कैप्लन हो गया, फ्रांसिस हो गया, ये रिएक्शन टर्बाइन हो गया। जैसे कैप्लन हो गया और फ्रांसिसिस, ये किस में यूज़ होता है, रिएक्शन टर्बाइन होता है। ठीक है, ये सब पूछ सकता है, इसीलिए आपको बता दें पेल्टन व्हील जो होता है, पेल्टन टर्बाइन होता है, ये आपको इम्पल्स में हो जाएगा। क्लियर है, तो ये आप ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। सेंट्रीफ्यूगल पंप ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम, सब सिविल का क्वेश्चन इधर। ये आपका ये ऊपर में 2-3 क्वेश्चन खाली आपका मैकेनिकल का था, बाकी सब सिविल का और इलेक्ट्रिकल का था। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। 36 सेंट्रीफ्यूगल पंप ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम रोटर टू फ्लूइड। बी ऑप्शन है फ्लूइड टू रोटर, सी ऑप्शन ड्राफ्ट टू रोटर, ऑप्शन डी है रोटर टू ड्राफ्ट। इसका सही आंसर हो जाएगा रोटर टू फ्लूइड। ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सेंट्रीफ्यूगल पंप आर यूज टू ट्रांसपोर्ट, ऑप्शन ए प्रेशर, ऑप्शन बी है स्पीड, ऑप्शन सी है पावर, ऑप्शन डी है फ्लूइड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्लूइड। ये सब सिविल का क्वेश्चन है, सिविल का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं। इन सेंट्रीफ्यूगल पंप द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कम्स फ्रॉम, ऑप्शन ए केजिंग, ऑप्शन बी टैंक, ऑप्शन सी इंजन मोटर, ऑप्शन डी ड्राफ्ट ट्यूब। इसका सही आंसर है इंजन मोटर से आता है। क्या सही है, इंजन मोटर। ऑप्शन क्लियर हो गया। 39 का देखते हैं। देखिए 39 की ये सिविल का क्वेश्चन था, अब यहाँ इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिकल का सुपर पोजिशन थ्योरम, ये भी किस में, नेटवर्क थ्योरी से क्वेश्चन है। सुपर पोजिशन थ्योरम किससे आता है, नेटवर्क थ्योरी से। व्हेन वी कंसिडर द इफेक्ट ऑफ वन करंट सोर्स ऑल द अदर करंट सोर्सेस आर, ऑप्शन देखिए शॉर्टेड, ऑप्शन बी ओपन, ऑप्शन सी रिमूव और ऑप्शन डी अनडिस्टर्ब। इसका सही आंसर हो जाएगा ओपन, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। इन इंडक्टिव सर्किट व्हेन इंडक्टेंस एल और इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल इंक्रीजेज द सर्किट करंट क्या होगा वो आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, ऑप्शन बी। देखिए क्या एक्सेल, सबसे पहले देखिए क्या है, ये भी आपका इलेक्ट्रिकल से क्वेश्चन था। फिर देखिए एक्सेल क्या होता है, एक्सेल होता है आपका 2πfl। ठीक है, यहाँ क्या बोला, इंडक्टिव सर्किट व्हेन इंडक्टेंस एल और इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल इज इंक्रीजेज द सर्किट करंट क्या होगा। देखिए जब इंडक्टेंस बढ़ेगा आपका, एल जैसे ही बढ़ेगा आपका, एल बढ़ रहा तो एक्सएल भी बढ़ा, एक्सएल बढ़ेगा तो करंट पर क्या प्रभाव होगा, करंट क्या होता है, करंट आपका हो गया V/XL। तो V/XL हो गया, तो एक्सएल क्या हो रहा है आपका, बढ़ रहा, तो करंट क्या होगा, घटेगा, डिक्रीज होगा, करंट घटेगा, इसी के लिए डिक्रीज हो गया। आपको ओवरऑल पूरा बता दिए किस तरह का ये फिनोमिना हो रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं हम लोग। 41 इन प्योर इंडक्टिव सर्किट द पावर इज, प्योर इंडक्टिव, ये भी क्वेश्चन किस टॉपिक से क्वेश्चन है, ये भी आपका इलेक्ट्रिकल से क्वेश्चन है, ये भी इलेक्ट्रिकल से क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दी रिलेशनशिप बिटवीन इम्पिडेंस एंड एडमिटेंस, ये दोनों रेसिप्रोकल होता है दोनों का आपको। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन Z = 1/y, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट, ये भी आपका इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन था, नेटवर्क थ्योरी से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 43 द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वाज डिस्कवर्ड बाय, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वाज डिस्कवर, किसके द्वारा डिस्कवर किया था, ऑयस्टेड के द्वारा डिस्कवर किया था। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट, ये भी इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये भी आपका इलेक्ट्रिकल क्वेश्चन है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन 11-12 में पढ़े हैं, आपको पता है कि क्या होता है, डू नॉट क्रॉस वन अनदर, मतलब मैग्नेटिक लाइन कभी भी क्रॉस नहीं करता ईच अदर। ऑप्शन सी सही होना चाहिए, मगर बीपीएससी आयोग वाला आंसर आपको दिया हुआ डी, क्रॉस एट द एंगल ऑफ 60 डिग्री। बीपीएससी आयोग जो आंसर दिया है इसका आंसर डी दिया है, मगर गलत आंसर है। सही आंसर आपका हो जाएगा डू नॉट क्रॉस वन अनदर, कभी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी क्रॉस नहीं करता ईच अदर से, तो सही आंसर सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 को देखते हैं हम लोग। अल्टरनेटिव करंट जनरेटर इज़ बेसिकली बेस्ड अपॉन, जो अल्टरनेटिव करंट जनरेटर होता है बेसिकली किस पे बेस्ड रहता है, फ्राइडे लॉ पे बेस्ड करता है। जो भी जनरेटर होता है मूविंग होता है आपका फ्राइडे लॉ पे बेस्ड रहता है। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए ये भी इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन था, मशीन से है। चलिए कौन सा, मशीन से क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 46। इधर आपका इलेक्ट्रिकल क्वेश्चन था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, आर्मेचर ऑफ डीसी मशीन इज मेड ऑफ द लेमिनेटेड शीट। जो लेमिनेशन आपको बता रहे हैं, लेमिनेशन किस लिए किया जाता है कि आपका रेड्यूस ईडी करंट लॉसेस के लिए किया जाता है, रेड्यूस ईडी करंट लॉसेस के लिए होता है। इसका सही आंसर बी होगा। जब भी अगर लेमिनेशन के सीट के बारे में बोल दिया जाए तो ईडी करंट लॉसेस होता है। अब यही लेमिनेशन के जगह में कोई मटेरियल ऐड किया, जैसे सिलिकॉन स्टील मटेरियल हो गया, तो वो आपका रिड्यूस करता है हिस्टेरिसिस लॉस के बारे में। तो यहाँ लेमिनेशन आपका ये क्या है, लेमिनेशन किया जा रहा है, तो लेमिनेशन के लिए सही आंसर हो जाएगा रेड्यूस ईडी करंट लॉसेस के लिए। मगर जो बीपीएससी आएगा इसका आंसर डी दिया हुआ है, तो ये कन्वर्सी है, ये गलत आंसर। इंक्रीज डिसिपेशन ऑफ हीट फ्रॉम द आर्मेचर सरफेस, ये नहीं हो सकता, ये बीपीएससी आयोग का आंसर है। मगर इसका अगर पढ़िएगा तो आपको आंसर सही है, अगर रिड्यूस द ईडी करंट लॉसेस के बारे में। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 को देखते हैं। 47 क्या है, द मेजर फोटोकेमिकल स्मोक इज़, तो मेजर जो फोटोकेमिकल स्मोक होता है क्या क्या है। पहला ऑप्शन देखिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन सी है पेरोक्सीस्टाइल नाइट्रेट, और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द एबव। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑल ऑफ द एबव। ये आपका सिविल का क्वेश्चन है, ठीक है। 48 क्वेश्चन में देखिए, हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्राइमरी पोल्यूटेंट टुगेदर कंट्रीब्यूट टू अबाउट 90% ऑफ द ग्लोबल एयर पोल्यूशन। तो कितना प्राइमरी पोल्यूटेंट होता है वो आपको बताना है, ये आपका सिविल का क्वेश्चन है। तो पहला 3, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 7, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो प्राइमरी पोल्यूटेंट जो होता है वो आपका 5 होते हैं, ऑप्शन बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49 का देखते हैं। 49 देखिए, BOD स्टैंड फॉर, देखिए ये भी आपका सिविल से है। ये किस टॉपिक से क्वेश्चन है, ये आपका सिविल का पब्लिक हेल्थ से क्वेश्चन है, जो इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग है उससे क्वेश्चन है BOD। तो BOD का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो BOD होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है। मगर यहाँ देखिए कहीं भी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड नहीं दिया है, यहाँ बायोकेमिकल दिया है। और यहाँ पर देखिए यहाँ बायोलॉजिकल दिया ऑक्सीजन, मगर यहाँ डिप्लीशन दिया है, तो ये आपका तो डिप्लीशन कभी होता नहीं, तो ये आंसर गलत हो गया। तो ये अगर बायोलॉजिकल नहीं दिया हुआ तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड सही आंसर है। इसका सही आंसर ए, क्या कि BOD का होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है, ये ना कि डिप्लीशन होता है, तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 है, ये 50 क्वेश्चन पूरा लास्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन। द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेचुरली अकरिंग वाटर, जो प्योरेस्ट फॉर्म जो होता है नेचुरली अकरिंग वाटर कौन सा होता है, रेन वाटर, रिवर वाटर, पॉन्ड वाटर, वेल वाटर। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा रेन वाटर। ये आपका प्योरेस्ट फॉर्म में होता है, सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर होता है रेन वाटर होता है। हम लोग 50 क्वेश्चन को अच्छी तरह से एनालिसिस करके देख लिए हैं, किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा है। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, और आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो या क्वेरी हो तो कमेंट कीजिएगा। आप सब अच्छे से तैयारी करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।